आज मेनली हम मसल का पोर्शन कवर करेंगे। और आप लोगों ने कहा था कि जो है मसल हमें करवा दें थोड़ा सा डिटेल में, तो वो मैं करवा दूंगी। और कोई आपने चीज़ इससे रिलेटेड, सेल फिजियोलॉजी से रिलेटेड और चीज़ कवर करनी हो तो वो आप मुझे बता दो, ताकि फिर उस हिसाब से हम शुरू करें। मैम इस सेल फिजियोलॉजी में ना डबल ए में लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो से रिलेटेड ना हम्म मल्टीपल उन्होंने दे के ना पूछे हुए थे किस फैक्टर से इंक्रीज करता है हम्म। लेमिनार फ्लो से, वो थोड़ा ये सा बेटा ये उसका कॉन्सेप्ट दे दीजिएगा। अच्छा, बेसिकली ना ये वैसे नसीम शहजाद में जो है सेल में दिया होगा, लेकिन ये सीबीएस का कॉन्सेप्ट है। तो जब हम सीबीएस अभी करेंगे ना फिर से, तो आप मुझे वहाँ पे याद दिला देना। अगर मुझे आज टाइम मिला तो आज करवा दूंगी, अदरवाइज सीबीएस में आप ये नोट कर लो। तो सीबीएस में हम लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पे बात कर लेंगे। ओके मैम। और कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो हमने नहीं डिस्कस किया हो, जो नसीम शहजाद में हो? एनीथिंग एल्स? चलो। अच्छा, एक डिस्कस हो रहा था एमसीक्यू हाइपरकेलेमिया एंड फ्लेसिडिटी। हाइपोकेलेमिया से तो हमें समझ में आता है कि फ्लेसिडिटी होती है, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि नॉर्मली हाइपरकेलेमिया, जो अक्यूट हाइपरकेलेमिया है, वो एक्साइटेबिलिटी बढ़ाता है। लेकिन जब क्रॉनिक हाइपरकेलेमिया डेवलप होता है तो डिपोलराइजेशन होती है मेम्ब्रेन की, मगर इनएक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। सो ये फिनोमेना स्केलेटल मसल में दिखता है, जो कि मसल वीकनेस को लीड करता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। This phenomena we call the accommodation, and the hyperkalemia and hypokalemia both, अगर मसल के हिसाब से हम बात करेंगे, तो both lead to the muscle weakness। तो इसमें आप कहीं भी, आपको कोई डाउट अपने अंदर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई और चीज हो सकती है। आप ये रीड कर लो लाइन्स, ये हमने कल भी डिस्कस की थी। दिस इज बीआरएस एंड द पेज नंबर इज, इनिशियल पेजेस है मसल जहाँ पे शुरू हुआ है बेटा, बीआरएस फिजियोलॉजी। अच्छा, अब जो है जो प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपसे कभी कभी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एक ये कि जो है लोकल करंट स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से जो है एक्शन पोटेंशियल वंस जनरेट होता है तो वो प्रोपगेट होना शुरू हो जाता है। जितना साइज फाइबर का बड़ा होगा, मीन जितना डायमीटर जो है वो मसल का ज्यादा होगा, उतना जो है स्पीड ऑफ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। जितना फाइबर माइलिनेटेड होगा, उतनी जो है उसकी कंडक्शन ज्यादा होगी। और वो कंडक्शन कहाँ होगी? नोड ऑफ रेनोवायर पे होगी। यानी जो है जहाँ पे गैप होगा वहां से करंट, लोकल करंट्स के सर्किट जो है जंप टू जंप फ्लो करेंगे, जिनको हम नोड ऑफ रेनोवायर कहते हैं। एक एमसीक्यू है जहाँ पे कहीं पे इंटर नोड लिखा हुआ है और वो करेक्ट है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने पीछे किसी जगह पिछले स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे थे, वहां कहीं देखा था, दैट इज द रॉन्ग आंसर। कंडक्शन वेलोसिटी जो बढ़ती है वो नोड ऑफ रेनोवायर से बढ़ती है, नॉट बाय द इंटर नोड। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? ये आप लोग नोट कर लो, ये आपके एरर में आएगा, फिर आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो गए। तो ये आप नोट कर लो, दैट इज नॉट इंटर नोड, दैट इज नोड ऑफ रेनोवायर। एक एमसीक्यू है बेटा, जहाँ पे कहीं पे आया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि जो है स्पीड ऑफ वेलोसिटी जो है, उसमें फिर इन्होंने नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें नोड ऑफ रेनोवायर भी दिया हुआ है और इंटरनोड भी दिया हुआ है। तो वहां पे जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो इंटरनोड दिया हुआ है। इंटरनोड जो होता है, इंटरनोड का मतलब होता है दो नोड के बीच की जगह। देखो, एक सेकेंड, मैं बस मसना है। देखो, एक सेकेंड, देखो, ये नोड ऑफ रेनोवायर है, इसको मैंने अभी ब्लैक किया, ये नोड ऑफ रेनोवायर है। ये जो जगह है, दिस इज इंटरनोड। तो सॉलिडेटरी कंडक्शन किस वजह से हो रही है? इट्स बिकॉज ऑफ द नोड ऑफ रेनोवायर। क्लियर है बेटा? तो ये अपने पास मार्क करके रखो, जब एमसीक्यू वाला आपके नजरों से गुजरे। सो द करेक्ट आंसर इज नोड ऑफ रेनोवायर। क्लियर है ये चीज?
हमने कल न्यूरोट्रांसमिशन की बात कर ली थी, वो इजी, उसमें में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकल पोटेंशियल देखो, अब जो अगेन आज एक एमसीक्यू डिस्कस हो रहा था, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगी। देखो एक्शन, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ है, ठीक है। यहाँ से ये नर्व टर्मिनल में गया, अब नर्व टर्मिनल से यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। अब एसिटाइल कोलिन ने यहाँ पे डायरेक्ट पहले एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट किया, यहाँ पे उसने क्या जनरेट किया, ईपीएसपी जनरेट किया, यानी लोकल पोटेंशियल जनरेट किया। और वो लोकल पोटेंशियल यूजुअली उसका सेफ्टी फैक्टर होता है कि वो थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है, यानी उसका सेफ, वो मोर देन वन सेफ्टी, सेफ्टी फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो इतना न्यूरोट्रांसमीटर कम से कम रिलीज होना चाहिए कि वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, दैट वी कॉल द सेफ्टी फैक्टर। एंड नॉर्मली सेफ्टी फैक्टर जो जित होता है वो मोर देन 3 होता है, मीन्स के 1 नहीं होता, यानी 1 का मतलब है कि वो जनरेट करेगा और 3 का मतलब है कि इट्स 3 टाइम्स पॉसिबिलिटी, मैं बता देती हूँ मैडम, कि वो जनरेट करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली जंप करके वो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करता। यहाँ पे पहले क्या होता है, पहले क्या होता है मैंने कल भी आप लोग को बताया था, फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइगेंड गेटेड चैनल ओपन हुआ, और उसने क्या जनरेट किया, लोकल पोटेंशियल जनरेट किया। और यहाँ पे क्योंकि ये मसल की एंड प्लेट पे, तो इसको हम मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल। और इसको और हम क्यों, अगर ये एक्साइटेटरी है, अगर ये एक्साइटेटरी है तो हम इसको क्या कहते हैं, ईपीएसपी। और यही इनहिबिटरी भी हो सकता है। देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी है, यहाँ से अगर गाबा रिलीज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और ये भी नर्व की एंडिंग है, ठीक है, ये भी नर्व की एंडिंग है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल गाबा रिलीज हो रहा है, तो क्या गाबा यहाँ जाके ईपीएसपी जनरेट करेगा, बताओ मुझे, कैसे इनहिबिशन होती है। आईपीएसपी जनरेट होगा। तो आईपीएसपी जनरेट होगा तो इनहिबिशन होगी ना, तो ना जो है दूसरा न्यूरॉन जो है वो इनहिबिट होगा ना। और आईपीएसपी का कोई एक्शन पोटेंशियल होता है, अगर इस न्यूरॉन को इनहिबिट करना है तो क्या इनहिबिटरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, नहीं ना। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, या न्यूरोट्रांसमीटर भी इनहिबिटरी हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ इनहिबिटरी होते हैं कहीं पे वो एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं। इट इज अ रिसेप्टर जो कि इनहिबिटरी और एक्साइटेशन कहते हैं। लेकिन एक हम जनरल व्यू में कह सकते हैं कि गाबा की जब भी हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज सी गाबा एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि गाबा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इनहिबिशन ही करवा रहा होता है। तो अगर यहाँ से गाबा रिलीज होगा और वो यहाँ पे लाइगेंड गेटेड चैनल्स को ओपन करेगा, तो यहाँ पे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, डीपोलराइजेशन की हाइपरपोलराइजेशन, तो वो हाइपरपोलराइजेशन प्रोड्यूस करेगा। सो ये क्या है, ये लोकल पोटेंशियल्स है। किसने क्या पूछा था, यही पूछा था ना, लोकल पोटेंशियल्स क्या है। सो ये लोकल पोटेंशियल्स है। हाइपरपोलराइजेशन मेम्ब्रेन को अवे फ्रॉम द एक्साइटेशन लेके जाएगा, और जो है डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन को टूवर्ड्स द एक्शन पोटेंशियल लेके जाएगा। अब एक और बात, देखो ये जो जगह है, ये जो रेड की हुई है यहाँ पर, ये देखो ये वाली जगह, यहाँ लोकल पोटेंशियल जनरेट होता है। और जब ये यहाँ पहुंचता है, इधर और इधर, तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल में जनरेट होता है, कन्वर्ट होता है। लोकल पोटेंशियल बाय डायरेक्शनल हो सकता है, ये दोनों दोनों तरफ जा रहा है। एक्शन पोटेंशियल हमेशा यूनिडायरेक्ट, वो हमेशा अवे फ्रॉम द जनरेशन जाता है। क्लियर है ये चीज अब। और ये कैसे जनरेट होगा, जब यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। और कैसे जनरेट होगा, जब लोकल पोटेंशियल ने मेम्ब्रेन को एक्साइट किया होगा। सो इट्स नॉट डायरेक्टली कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ और यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। फर्स्ट इट जनरेट्स अ लोकल पोटेंशियल, इफ दैट लोकल पोटेंशियल रीचेस द थ्रेशोल्ड, then it is converted into the action potential. In normal physiology, once the जो है ये न्यूरॉन ने अगर एक्शन ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया है, तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना कंपलसरी है इन अ नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन अब ये सिनेरियो अगर आप माइस्थीनिया ग्रेविस का ले लो, तो क्या जनरेट होगा यहाँ एक्शन पोटेंशियल, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है इसके साथ कॉम्पीट करेंगे, तो हमें ट्रीट मेडिसिन देनी पड़ेगी कि उसका कंपटीशन कम और एसिटाइलकोलिन आके यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ।
If still confusion, you may ask, please. No problem. All other members, students. So again, इसमें से we have discussed that the role of neostigmine. We know that कि neostigmine हम myasthenia gravis की ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं. एस्टाइलकोलिन ईस्ट्रेस को इनहिबिट करा है, जिसकी वजह से एस्टाइलकोलिन जो है मसल एंड प्लेट पे ज्यादा रहता है. और वी नो दैट कि अगर ये ड्रग्स ओवर यूज हो जाए तो क्या होगा, इसका क्या डेंजरस साइन हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ओवर यूज क्या करेगा मसल की कॉन्ट्रैक्शन. एनीवन, एनीबडी नो. टेटनाइजेशन। टेटनाइजेशन से क्या होगा बेटा, अगर स्केल्ट कौन सा मसल है जो सबसे ज्यादा अगर टेटनाइज हो जाए तो हमें जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. इसका ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है. क्या कर सकता है, लेरिंजियल स्पाज्म कर सकता है. ओवरडोज. रेस्पिरेटरी। यस, अरेस्ट करेगा ना, लेरिंजियल स्पाज्म हो जाता है ना. तो रिमेम्बर दैट के एआरडीएस नहीं बेटा, एआरडीएस क्यों, लेरिंजियल स्पाज्म. एआरडीएस किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो नियोस्टिग्मीन से. ठीक है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन रहेगी, मसल स्पाज्म. यस, तो अगर ये कौन से मसल स्पाज्म में चले जाएं तो डेंजरस है. कार्डिक मसल स्पाज्म में चले जाए तो वो डेंजरस है, लेकिन वहां पे ऑब्वियसली वी नो एनएमजे नहीं होता तो वो नहीं जाते. कौन से मसल्स हैं जो स्केलेटन मसल जो स्पाज्म, रेस्पिरेटरी मसल्स. यस, सो वो डेंजरस है. लेंजर स्पाज्म इज डेंजरस, इट लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट. फिर इसी तरह बोtulism टॉक्सिन की हमने बात की थी कि ये रिलीज ही नहीं होने देता प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन. तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करेगा. मसल जब एक्साइट ही नहीं होगा तो मसल पैरालाइज हो जाएगा. मींस मसल की एक्साइटेशन जो है मैंडेटरी है फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्शन. मसल कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट द प्रायर एक्साइटेशन ऑफ द मसल. ठीक. उसी तरह से एक और जो है एग्जांपल है कुरायर टॉक्सिन्स की. ये क्या करते हैं, ये जो है अगेन एस्टाइलकोलिन से कॉम्पीट करते हैं. तो इनका काम वैसा ही है जैसे कि ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो जो है डेवलप हो जाती है अगेंस्ट द एस्टाइलकोलिन. ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं. तो ये कॉम्पीट करते हैं और ये उसको अटैच नहीं होने देते एस्टाइलकोलिन को, तो ये पैरालिसिस कर देते हैं मसल की. एक चीज पैरालिसिस है, एक चीज है स्पाज्म. दोनों एक दूसरे से अपोजिट है. पैरालिसिस का मतलब है मसल का कॉन्ट्रैक्ट ना करना, स्पाज्म का मतलब है मसल का रिलैक्स ना करना. ये बात समझ आती है ना हम सबको, स्पाज्म किसको बोलते हैं और पैरालिसिस किसको बोलते हैं. ठीक? फिर इसी तरह से एक चीज एक और जो है वो क्या करती है, हेमिकोलिनियम का क्या मोड ऑफ एक्शन होता है. हेमिकोलिनियम जब एसिटाइलकोलिन ब्रेकअप हुआ, एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम ने उसको तोड़ा, तो वो कोलिन और एसिटाइल को में कन्वर्ट हुआ, तो पी साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसका रीअपटेक करती है और फिर से वो उसको लोकली सिंथेसाइज कर देती है. बार बार वो कहाँ से लाएगी इतना सामान कोलिन का बनाने के लिए. हेमिकोलिनियम क्या करता है, उसकी रीअपटेक को ब्लॉक कर देता है, तो जिसकी वजह से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एसिटाइलकोलिन डिप्लीट हो जाता है. क्लियर. एनी कंफ्यूजन इन दिस. कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं हेमिकोलिनियम में. यस, इट विल कॉज द पैरालिसिस लेटर ऑन, के जब डिप्लीशन हो जाएगी स्टाइल कोलिन नहीं होगा तो मसल पैरालाइज होगा. कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो हम वैसे डिफरेंट डिफरेंट जो है सिस्टम्स में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे फॉर ओवरव्यू मैं आपको जो हैप्पी और नॉर नहीं डिस्कस करवा रही, वो हम एएनएस में कर लेंगे. जैसे डोपामीन है, तो डोपामीन जो है प्रोमिनेंटली जो डोपामीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे मिड ब्रेन के न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है. और ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है. ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है हमारी बॉडी में यूजुअली प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर जो होता है वो डोपामिन होता है, बिकॉज वी डू नॉट नीड प्रोलैक्टिन थ्रू आउट आवर लाइफ. ठीक है, अंटिल के मदर इज लैक्टेटिंग तो तब रिक्वायर होता है.
अच्छा, उसी के बाद हमें पता है कि प्रोलैक्टिन, डोपामिन के D1 रिसेप्टर्स हैं और D2 रिसेप्टर्स हैं। D1 रिसेप्टर का ओवरऑल इफेक्ट एक्साइटेटरी होता है और D2 का इनहिबिटरी होता है। ये याद रख लो, ये MCQs है। D1 एक्साइटेटरी होते हैं, D2 इनहिबिटरी होते हैं। और यहाँ पे ही डिफेक्ट होता है सब्सटेंशिया नायग्रा में। इन यहाँ पे ही डोपामिन रिलीज का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से पार्किंसंस हो जाता है। ये हम जब पढ़ेंगे CNS तो वहां पे फिर से पढ़ेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, जब हम पार्किंसंस को ट्रीट करते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, यानी स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? बिकॉज के जो है डोपामिन के जब लेवल्स हम बढ़ाते हैं तो साइड इफेक्ट्स में हमें जो है स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ एसोसिएट। इज दिस क्लियर? उसके बाद जो मेलाटोनिन है, जो हमारा सोने वाला हार्मोन है, ठीक है। और सोना मीन्स के एंटीऑक्सीडेंट, सोना मीन्स मेमोरी डेवलपमेंट, सोना मीन्स एंटी एजिंग। ठीक है, सोना मीन्स द रीबिल्ड ऑफ ऑल द एनर्जी जो हमने लॉस की है। मेमोरी नहीं डेवलप होती अगर हम स्लीप नहीं पूरी करेंगे तो। क्योंकि जो भी हम प्रोसेस करते हैं दिन में, उसको जब तक स्लीप नहीं उसमें ऐड होती है तब तक वो मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होती। और मेमोरी कहाँ डेवलप होती है? लॉन्ग टर्म हिप्पोकैम्पस में। सो ये मेलाटोनिन जो है, ये जो है ट्रिप्टोफैन से बनता है। और फिर जो है बेसिकली ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है और सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बन रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट का ओवरऑल इफेक्ट जो है वो एक्साइटेटरी इफेक्ट। ओवरऑल अगर मोस्ट प्रेवलेंट हम देखें तो ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी इफेक्ट देता है। गाबा की जब हम बात करते हैं तो गाबा का ओवरऑल इफेक्ट जो है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी कैसे काम करता है? इनहिबिटरी क्या करेगा? सेल्स के अंदर नेगेटिविटी लेके आएगा, या वो जो है पोटेशियम को बाहर निकालेगा सेल से ज्यादा, या क्लोराइड को अंदर लेके आएगा। इन आइदर केसेस जो है वो क्या करेगा? इनहिबिशन करेगा। उसके बाद ग्लाइसिन है, इसका भी ओवरऑल इफेक्ट इनहिबिटरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये जो हमारे जो GIT के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ स्फिंक्टर्स की रिलैक्सेशन होती है, वहाँ पे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है, या VIP रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि उसको स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करवाना होता है। तो GIT के अंदर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और बनता कैसे है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस से बनता है, और मेनली इसमें आर्जिनिन जो है अमाइनो एसिड जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो सिट्रोलिन में कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, मैंने जो पढ़ाई है उनको याद होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड वो अनाइल साइक्लेज के थ्रू एक्ट करता है। हमारे पास दो ही हॉर्मोन्स हैं जो अनाइल साइक्लिक GMP के थ्रू काम करते हैं, साइक्लिक GMP के थ्रू काम करते हैं। इसमें एक नाइट्रिक ऑक्साइड है, दूसरा किसको याद है? उसमें भी N आता है, उसमें भी N आता है। जी जल्दी से बताओ कौन से हार्मोन में और N आता है? बीएनपी एंड बीएनपी मैम। हाँ, AN2 ठीक है। सो ये साइक्लिक GMP के थ्रू काम। Okay, now we are moving towards any questions so far? Now we are moving towards the skeleton muscle. अब skeleton muscle में पहले हम एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सार्कोमेयर है क्या? जी इकरा। जी इकरा। मैम आपने जो अभी नोड ऑफ फ्रेनवेल की बात की थी, वो हम्म। रफीउल्लाह में पॉइंट है रिगार्डिंग माइलिनेटेड फाइबर। उसके आगे लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल एंड इंटरनोड्स। इस पॉइंट की मैम आप बात कर रही थी कि यहाँ पे नोड ऑफ फ्रेनवेल आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक हाँ शायद मुझे रफी का नहीं पता, लेकिन मैं लास्ट टाइम MCQs में देख रही थी तो वो इंटरनोड कर रहे थे। इंटरनोड इज नॉट इंटरनोड तो देखो, दो नोड के बीच की जगह है ना। हमने अभी देखा ना, दो नोड के बीच में तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता ना, वो तो माइलिनेटेड पोर्शन है। एक्शन पोटेंशियल तो नोड ऑफ रेनोवायर पे जंप करता है ना। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सार्कोमेयर पे। अब सार्कोमेयर है क्या? सार्कोमेयर जो है
एक स्ट्रक्चरल डिवीजन है स्केलेटन मसल की और कार्डियक मसल की, जो कि दो जेड लाइंस के, एक ये दो जेड लाइंस क्या हैं, ये जो है लाइंस, वो लाइंस हैं जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट जाके अटैच हो रहे हैं। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो बीच का जो स्ट्रक्चर जो उसमें होता है उसको हम कहते हैं कि ये सार्कोमेर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आता है। अब सार्कोमेर में मेनली जो हमें दिखता है वो हमें मायोसिन फिलामेंट दिखता है और हमें एक्टिन फिलामेंट दिखता है। अब एक्टिन फिलामेंट एक्चुअली जो है सिर्फ एक्टिन से नहीं बना होता है, उसके अंदर एक्टिन भी होता है, उसके अंदर ट्रोपोमासिन होता है, उसके अंदर ट्रोपोनिन भी होता है। इसी तरह से जो मायोसिन होता है, तो मायोसिन के पास भी जो है एक फिलामेंट नहीं होता, मायोसिन के पास भी जो है एक जो है मल्टीपल फिलामेंट्स होते हैं जो उसमें रोल होते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की अपनी हेड की अपीयरेंस देता है, जिसमें से कि नेक से वो इस तरह से हेड्स निकल रहे होते हैं। मैं भी आपको डिटेल में थोड़ा सा ये बात बताऊंगी। अच्छा, अब होता क्या है कि जो हमारे स्केलेटन मसल्स हैं, हम सबको पता है कि वो थ्रू टेंडन्स बोन पे अटैच है। इसके कंपैरिजन में अगर आप स्मूथ मसल्स देखो, तो स्मूथ मसल्स जो है जितने भी देखो ब्लड वेसल्स के मसल्स हैं, जीआईटी के मसल्स हैं, वो कहीं एंकर नहीं हो रहे बोन्स पे। अगर आप इमेजिन करो थोड़ा सा, तो यू कैन इजीली कम अप विद आइडिया कि देखो ब्लड वेसल्स में भी तो सारे स्मूथ मसल्स है ना, हमारी जीआईटी के अंदर भी तो स्मूथ मसल्स है ना। तो यहाँ जैसे यूट्रस है, ब्लैडर है, ये कहीं एंकर हो रहा है, लेकिन अगर आप स्केलेटन मसल की बात करो तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बोनी अटैचमेंट में है। ऐसा ही है ना, एम आई राइट? ठीक, तो इसका ये मतलब है कि ये बोन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी बोन के साथ अटैचमेंट तो रहेगी ना बेटा। बोन को तो छोड़ के नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, बोन को छोड़ दिया मीन्स के टेंडन जो है वो बोन से पुल हो गया। तो अब ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके यानी अब इनके पास लिमिटेड स्पेस है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करते हैं, नेचर ने इनको कैसे बनाया है, नेचर ने इनको ऐसे बनाया है कि ये इस तरह अरेंज होते हैं कि ये थिक फिलामेंट है विच इज मायोसिन फिलामेंट, और इसके ऊपर ये एक्टिन फिलामेंट है। और ये क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट इसके हेड के साथ अटैच होता है और इसके ऊपर स्लाइड ओवर करता है। इसके ऊपर क्या करता है, स्लाइड ओवर करता है, यानी एक दूसरे के नीचे आ जाता है, जिससे क्या होता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब एक जो मसल जो रिलैक्स्ड है, तो उसमें अब ये बैंड्स हैं क्या, बेसिकली ये बैंड्स जो हैं, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट थिक होता है, तो जब इसमें से लाइट पास होती है तो ये डार्कर शो होता है, और एक्टिन फिलामेंट थिन होता है, तो जब इसमें से लाइट पास होती है तो ये लाइटर शो होता है। तो थिक और थिन की अरेंजमेंट है। अब जो बैंड्स अरेंज किस तरह से होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि अगर हम पूरा मायोसिन देखें, ये पूरा मायोसिन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ए बैंड है। ए बैंड कभी भी शॉर्टन नहीं होता। क्यों नहीं शॉर्टन होता ए बैंड, क्योंकि ए बैंड अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ एक्टिन उसके ऊपर स्लाइड करेगा। तो ए बैंड की कभी भी लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, कुछ भी हो जाए मसल की कॉन्ट्रैक्शन। समझ आती है बात? अब इसके ऊपर जो है वो एक्टिन फिलामेंट है। अब अगर हम इसको देखें, तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो पूरे वो पूरे के पूरे नहीं है इस पे। जब मसल रिलैक्स है तो ये इसके आधी जगह को कवर कर रहे हैं। अब इसका मतलब है मायोसिन को अगर हम देखें तो ए बैंड के दो पार्ट बन रहे हैं। एक वो पार्ट है जिसके ऊपर एक्टिन है रिलैक्स स्टेट में भी, और एक वो पार्ट है जिसके ऊपर एक्टिन नहीं है रिलैक्स स्टेट में। और यही वो पार्ट है, यही वो जगह है जहां पे एक्टिन एक्चुअली स्लाइड कर सकता है। तो जहां पे सिर्फ मायोसिन है और एक्टिन नहीं है, उस एरिया को हम एज जोन कहते हैं। और ये एज जोन ऑब्वियसली क्या होगा, ये शॉर्टन होगा या श्रिंक होगा या डिसअपियर होगा, डिपेंड करता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो रही है, क्योंकि एक्टिन इसके ऊपर ही आएगा। अब कुछ एरिया ऐसा है एक्टिन का, ये वाला एरिया देखो, जहां पे मायोसिन नहीं है, यही जगह है ना जो इसके ऊपर आएगी स्लिप होके। तो ये वाला जो बैंड है जहां पे सिर्फ एक्टिन है, दूसरी तरफ का भी उस तरफ ये आ जाता है, जहां पे सिर्फ एक्टिन है, वो आई बैंड।
तो अब क्या क्या छोटा हो सकता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? वो एज जोन और आई बैंड हो सकता है। सार्कोमेयर आपस में करीब आई तो जो है जेड लाइन क्लोजर हुई तो सार्कोमेयर शॉर्टन हो सकता है। कौन सी चीज अनचेंज रहेंगी? ए बैंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इज दिस क्लियर? और ए बैंड एज जोन में है क्या? सिर्फ सिर्फ एज जोन कहते किसको है जहां पे सिर्फ मायोसिन है? एनी कंफ्यूजन इन दिस? अब जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो हमारी मोटर एंड प्लेट की मेम्ब्रेन है उससे मसल फाइबर के ऊपर आया। तो मसल फाइबर में तो बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं। एक मसल फाइबर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मायोफिब्रिल्स हैं। तो अगर इस तरह से ट्रांसमिट होगा तो बहुत देर लगेगी मसल पे एक्शन पोटेंशियल पहुंचने में। तो नेचर ने क्या किया है कि जो हमारे मसल फाइबर्स हैं उनके अंदर जिसकी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, मसल से जो भी चीज जुड़ी हुई है ना उसके साथ सार्को लगा देते हैं। ठीक? तो उसकी जो सार्कोलेमा है वो इन्वेजिनेट करती है इनटू द थिकनेस ऑफ द मसल फाइबर और टी शेप बनाती है जिसको हम ट्रांसफर टिब्यूल्स या टी टिब्यूल्स कहते हैं। को टी बन गया, दिस इज ट्रांसफर टिब्यूल्स। तो एक्शन पोटेंशियल जब आता है, जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ आता है तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल आता है तो इधर जंप कर जाता है और इधर डिप कर जाता है। इससे क्या होता है पूरे मसल में एक्शन पोटेंशियल जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो एक दूसरी तरफ से आया एक इधर से आया और वो डिप कर जाता है। अब अगर हम देखें तो इस ट्रांसफर ट्यूब्यूल के बराबर में ही हमें यहाँ पे ये डायलेटेड सिस्टर्न्स दिखते हैं। ये दिख रहे हैं डायलेटेड सी ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, सूजी सूजी सी। इनको हम टर्मिनल सिस्टर्न्स कहते हैं। ये किसका पार्ट है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। ये क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायलेटेड। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कैल्शियम भरा हुआ होता है। और ये कैल्शियम किसने बाइंड किया होता है? कैल्शियम बाइंड होता है कैल्सी क्यूस्टिन से। शायद मैं गलत ना लिख दूं स्पेलिंग, ठीक है। ये प्रोटीन होती है जिससे ये बाइंड होता है। और जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ आता है, ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो डायाहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स कहलाते हैं। वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल यहाँ पर जो है कैल्सिक्यूस्ट्रिन जो है, ये वोल्टेज गेटेड जो सोडियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स के, ये कैल्शियम यहाँ पर इनके ऊपर राइनोडिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो हमने कौन कौन से नाम पढ़े? हमने डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स की बात की, ये वोल्टेज सेंसर्स होते हैं। और हमने बात की राइनोडिन रिसेप्टर्स की। ये राइनोडिन रिसेप्टर्स का ही प्रॉब्लम होता है जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवाता है। राइनोडिन रिसेप्टर का ही प्रॉब्लम होता है जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवाता है कुछ एनेस्थेटिक ड्रग से। ठीक? अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये टी ट्यूब्यूल और एक सेकंड, ये टी ट्यूब्यूल और ये सिस्टन्स दोनों साइड पे, दो ये और एक ये सिस्टन्स और ये दो, इनको मिला के हम कहते हैं ट्राइड। इनको मिला के हम क्या कहते हैं? ट्राइड। दो टर्मिनल सिस्टन्स और एक टी ट्यूब्यूल। ये एमसीक्यूज में आता है। तो ट्राइड क्या होता है? एक टी ट्यूब्यूल और दो सिस्टन्स। और सिस्टन्स हैं क्या? बेसिकली डायलिटेशन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंड दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द skeleton muscle which contain a lot of calcium, which is the mandatory requirement for the calcium for the muscle contraction. Any confusion in this? And you can easily appreciate the myosin filaments and the actin filaments with behind this scene. मेरा नहीं ख्याल कि थिक फिलामेंट की इतनी और डिटेल रिक्वायर्ड है कि इसमें हैवी चेन्स होती हैं, लाइट चेन्स होती हैं। ये है डिटेल रफी में, प्लीज मुझे कोई बता दे तो मैं इसको करवा लूँ, अदरवाइज स्किप करूँ इसको।
ओके, तो फिर नो इसको स्किप मैम, करते इतनी हैं। डिटेल जस्ट नहीं। जस्ट जस्ट वन थिंग रिमेम्बर कि जो इसके हेड्स होते हैं, हेड के ऊपर एंजाइम होता है एटीपीएस। ठीक, उसके हेड के ऊपर ये जो मायोसिन का जो हेड है, इसके ऊपर एंजाइम होता है एटीपीएस। सो जब अटैचमेंट होती है, जब हेड अटैच होता है एक्टिन फिलामेंट्स है, तो डिटैचमेंट के लिए वी नीड द एटीपी टू ब्रेक अप द हेड फ्रॉम द, और अगर ये नहीं डिटैच होगा, हाँ, तो उसको हम, अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट एटीपी जनरेशन खत्म हो जाती है, तो जो मसल अटैच रहता है वो अटैच ही रह जाता है। दिस फिनोमेना वी कॉल द राइगर मॉर्टिस। ठीक है, राइगर मॉर्टिस, राइगर मीन्स स्टिफनेस, मॉर्टिस मीन्स आफ्टर डेथ। सो आप देखो, जब भी कोई डेड बॉडी होती है, किसी की डेथ डिक्लेयर होती है, तो सबसे पहले हम उसका पोस्टर ठीक करते हैं। आपने सबने देखा होगा ये चीज। क्यों हम करते हैं? अच्छा, मैं फिर से समझा देती हूँ। क्यों हम करते हैं? क्योंकि वो स्टिफ हो जाती है बॉडी उसी पोजीशन में। एक पिक्चर है आगे में उससे। कैल्सिक्वेस्ट्रिन प्रोटीन की हमने बात कर ली। अच्छा, जब कैल्शियम रिलीज होता है तो वापस कैसे जाता है? कैल्शियम पंप के थ्रू जाता है। सेकंड में एक पिक्चर थी, मैं जरा वो देख लूँ। हाँ, ये देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है कि जो मायोसिन का हेड होता है ना, वो ऑलरेडी चार्ज पड़ा हुआ होता है, मींस कि वो एनर्जाइज होता है, लेकिन वो एक्टिन फिलामेंट से इसलिए अटैच नहीं हो पाता क्योंकि एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट्स होती हैं, वो ट्रोपोनिन सी ने जो है, वो ट्रोपोनिन ने कवर की हुई होती है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमायोसिन ने कवर की होती है। जब एक्शन पोटेंशियल आता है, तो कैल्शियम जब रिलीज होता है, तो कैल्शियम क्या करता है? ट्रॉप सी से बाइंड होता है। किससे बाइंड होता है? ट्रॉप सी से बाइंड होता है, ट्रोपोनिन सी से। और ये ट्रोपोनिन सी क्या करती है? ट्रोपोमायोसिन को अंदर फोल्ड कर देती है, जिससे एक्टिन की साइट्स अनकवर हो जाती है। जब ये अनकवर होती है, ये तो हेड ऑलरेडी चार्ज है, ये एनर्जी में पड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है? फौरन से इसको मौका मिल जाता है, ये एक्टिन के साथ अटैच होता है और एक्टिन को अपने नेक से, यहाँ से बैंड करके पुल करता है इनसाइड। स्लाइड करना है ना उसको, तो आप इमेजिन करो दोनों हाथों से वो अपने ने जो है, वो फोल्ड्स बना के, और वो उसको दोनों साइड से पुल करता है। जब वो पुल कर लेता है, तो ये एक्टिन फिलामेंट थोड़ा सा स्लाइड होके अंदर चला गया। अब ये अटैच्ड है अभी। अब अगर इस स्टेट पे डेथ हो जाए, तो ये अटैच्ड ही रहेगा। दिस ऑल राइगर मॉर्टिस। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे एटीपी आता है, और एटीपी क्या करता है? इसको डिटैच करवाता है, पकड़ के एनर्जी से इसको क्या कराता है? डिटैच कराता है। तो ये एटीपी क्या करता है? इसको डिटैच करता है और बाकी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर देता है फॉर जो है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आगे हो गया, अगर ये अभी भी अनकवर है दूसरी साइड, तो ये फिर से अटैच हो जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यूस होगा। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस ब्रिज साइकिल। तो दिस इज राइगर मॉर्टिस, कि अगर ये अटैच स्टेट में ही रह जाए। सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है मैम, पहले नहीं आ रही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लास्ट 2-3 मिनट हैं, जल्दी से स्मूथ मसल हम वाइंड अप कर लेते हैं। स्मूथ मसल कितना कोई दिया हुआ है इन द रफी या नसीम शहजाद? बस 2-3 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मैं बता देती हूँ। देखो, आप स्मूथ मसल जो है, उनके अंदर जो है, कल मॉडल दिया हुआ, ओके। स्मूथ मसल जो है, उनके अंदर जो है वो स्ट्राइएशन या इस तरह की अरेंजमेंट नहीं है जिस तरह से स्केलेटन और कार्डियक मसल में, इसीलिए हम उनको स्मूथ मसल कहते हैं। तो उनकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होती है कि स्केलेटन और मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं, वो जो अटैच होते हैं, वो जिस जगह पे अटैच, उनको अटैचमेंट के लिए जगह तो चाहिए ना, वो जेड जो है वो डेंस बॉडीज होती है। और इनकी जो अटैचमेंट होती है वो साइड पोलर अरेंजमेंट होती है। साइड पोलर का मतलब होता है कि ये टेढ़े मेढ़े होके अटैच होते हैं। अच्छा, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल, मैं इसकी एग्जांपल हमेशा इस तरह से देती हूँ कि आपके पास अगर 5 kg का एक थैला है, अगर वो खाली है तो आप उसको फोल्ड करके अपने बैग में रख सकते हो ना, और वही 5 kg का
आपके थैले में इतनी कैपेसिटी है कि आप उसमें 10 किलो का सामान भी डाल सकते हो। सही है ना। स्मूथ मसल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि वो अगर चाहें तो अपनी ओरिजिनल साइज से 80% रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी बोन से अटैच नहीं है। अंडरस्टैंड दिस कि बोन से ना अटैच होने का उनको कितना फायदा है। और वही अगर चाहें तो फैल के इतने बड़े हो जाएं। तो इसीलिए जैसे होता है ना कि हम सबसे पहले जब भी किसी की गैस्ट्रेक्टमी जब की जाती है बैरिएट्रिक सर्जरी में, तो उसका पर्पस क्या होता है कि स्टमक जो है वो स्टोरेज है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। हमने स्टमक को छोटा कर दिया तो उसका पेट छोटा हो गया, तो वो खाएगा कहाँ। जितना हम में ज्यादा खाने की आदत होती है उतना हमारा स्टमक बड़ा होना शुरू हो जाता है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द स्मूथ मसल। ठीक है, दिस इज नॉट विद द स्केलेटन मसल इन दैट कैपेसिटी जितनी स्मूथ मसल के पास ये कैपेसिटी है। अच्छा, अब स्मूथ मसल ना दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड द मल्टी यूनिट एंड अदर इज कॉल्ड द सिंगल यूनिट। जो है सिंगल, मल्टी यूनिट का मतलब होता है ये अकेले अकेले रहते हैं, इंडिविजुअल मसल्स होते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे स्केलेटन मसल्स बिहेव करते हैं। जो सिंगल यूनिट होते हैं ना, वो एक साथ काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्लैडर है, तो ब्लैडर ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हमारे जो है यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट करना है फीमेल्स के, तो वो एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो ये जो मसल्स जो कि सिंगल यूनिट में काम करते हैं इनको यूनिटरी स्मूथ मसल्स कहते हैं। इन यूनिटरी स्मूथ मसल्स के अंदर जो है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कार्जल्स होते हैं जो कि पेसमेकर एक्टिविटी रिड्यूस करते हैं, और ये जो है इनमें भी पेसमेकर होता है लाइक द कार्डियक मसल। ठीक, इतना में हमें काफी। कैलमोडिलिन का मैं आपको बता देती हूँ। जब कैल्शियम, अच्छा देखो, कैल्शियम जो है इट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द स्केलेटन मसल फॉर द स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, बट द सोर्स ऑफ द कैल्शियम इज डिफरेंट। अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना, हम कल जो क्वेश्चन रह जाएगा तो हम कल यहाँ से करके फिर पल्मो स्टार्ट कर देंगे। सो कैल्शियम जो है वो जब रिलीज होता है, तो कैल्शियम की जो सोर्स है फॉर द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन वो सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी आता है। तो जहां से भी कैल्शियम आया, चाहे वो एसआर से आया, चाहे वो बाहर से आया,